हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर। और आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ में हम लोग कवर करने वाले हैं। आज आपने देखा होगा मार्केट कितनी ज़्यादा फॉल हुई, तो ये क्यों हुई, क्या रीज़न रहा। ये आपके एसएफएम से रिलेटेड है, एफएम से रिलेटेड टॉपिक है विच यू शुड नो कि क्या रीज़न है। दूसरा, आज हम बात करेंगे येस बैंक की। येस बैंक को क्या, उनके फ्यूचर प्लान को क्या झटका लगा है। और तीसरी हमारी आज बात होगी गो फर्स्ट एयरलाइंस को लेकर, जो कि अब इंसॉल्वेंसी के अंदर चली गई है। चलिए शुरुआत करते हैं धीरे धीरे करके। पहला, आज आपने देखा होगा फॉल, फ्री फॉल हुआ मार्केट में। हालांकि इंडियन मार्केट मैं कहूंगा शायद संसार में सबसे कम ही गिरी होगी, या फिर मतलब जो बहुत कम गिरी है उनमें से एक होगी। क्यों? क्योंकि हमें डीआईआई ने बचा लिया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बचा लिया। जापान आपके सामने है, देख रहे हो, केवल एक दिन में 12% से ऊपर, 12.5% निकेई जापान का नीचे गिरा है। इतना ह्यूज फॉल। यस, रीजन कई हैं। आप जानते हैं ईरान इजराइल जो युद्ध चल रहा होने वाला है, जिसके चांसेस है कि अमेरिका प्रेडिक्ट कर रहा है अगले 24 से 48 घंटे के अंदर कभी भी शुरू हो सकता है, जहां पर इसराइल के ऊपर 2-3 जगह से हमला हो सकता है, जहां पर हिजबुल्ला जो कि लेबनान से हमला कर सकता है, या फिर ईरान से डायरेक्ट अटैक कर सकता है, या इराक से डायरेक्ट अटैक कर सकता है, या सीरिया से डायरेक्ट अटैक कर सकता है। बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर ही दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, और दुनिया एक और युद्ध की तरफ, एक बड़े युद्ध की तरफ चल जाएगी, जिससे मिडल ईस्ट पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। ऑयल्स की कीमतें पता नहीं कहाँ आसमान तक जाके छुएंगी, जिसकी पूरी उम्मीदें हैं। फिलहाल दुनिया इसके कारण बहुत नुकसान बियर करेगी, पूरा वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज रिसेशन में जाएंगी। और ये डेटा ऑलरेडी पिछले कुछ महीने से चल भी रहा है, जिसका इम्पैक्ट आपको बांग्लादेश में नजर आने लग गया। बांग्लादेश, जैसे कि 2 साल पहले कहा जाता था कि ये तो इंडिया की ग्रोथ रेट को भी सरपास कर चुका है। 2 साल पहले की जो बांग्लादेश था, जिसका ग्रोथ रेट 9, 10, 11 इस रेट से ग्रो कर रहा था, आज वहां हालत देखिए। पूरा देश हिंसा में जल चुका है। प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग चुकी है, इंडिया में आ चुकी है। पूरा देश को मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। मतलब उनका इकोनॉमी जो ग्रोथ थी वो तो हो गई ठप, दरवाजे बंद कई सालों के लिए, खत्म हो गया बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी साल के लिए। वापस आते हैं इंडिया के ऊपर। अब सवाल उठा कि सर ये आज मार्केट में सबसे बड़ा रीजन क्या रहा। सबसे बड़ा रीजन जो है, वॉर का फीवर तो है ही है, यूएस में रिसेशन के पूरे इंडिकेशन आ रहे हैं, जहां पे बड़ी आर्थिक मंदी की तरफ यूएस जा रहा है। तो ये इंडिकेशन भी नजर आ रहे हैं। वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये दूसरा रीजन है। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है येन क्राइसिस। येन कहाँ की करेंसी आप जानते होंगे? जापान की। जापान के जो येन क्राइसिस है, इन्होंने पूरी वर्ल्ड वाइड मार्केट को हिला के रख दिया। कैसे? मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा कैसे। ये देखिएगा, येन क्राइसिस है क्या। फॉर एग्जाम्पल जापान जो है ना, वो 0% इंटरेस्ट रेट वाली इकोनॉमी है। यानी कि जापान में अगर आप बैंक लोन लेते हो तो आपको कुछ प्रोसेसिंग फीस वगैरह ही पे करनी पड़ती है, अदरवाइज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी बैंक रेट। जैसे हमारे भारत में 14, 16% पे करते रहते हो, वहां पे ऐसे नहीं पे करना पड़ता। 0% की इकोनॉमी है वो, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम करते हैं। ठीक है। अब वहां हुआ क्या, रिसेंटली बैंक ऑफ जापान ने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 0.25% बढ़ा दिया, मतलब 0 से कर दिया 0.25%। अब होता क्या था वहां पर बैंक जापान में, होता क्या था कि जापानीज बैंक से लोन लेते थे बड़े बड़े फंड्स या वेंचर कैपिटल फंड या म्यूचुअल फंड है ना, वो बोरोइंग करते थे। कहां से? बैंक ऑफ जापान से। कहां? ऑलमोस्ट 0% पे उठाते थे, और ये उठाकर वो सिक्योर्ड मार्केट में पैसा लगाते थे। और जहां पर उनका सबसे फेवरेट जो मार्केट थी वो थी यूएस मार्केट। और यूएस के अंदर भी नेस्डेक। आप जानते होंगे यूएस में 2 तरीके के स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है नेस्डेक और एक है डाउ जोन्स। जितनी भी सॉफ्टवेयर आईटी से रिलेटेड कंपनी है, आईटी से रिलेटेड सारी की सारी कंपनियां जो है वो नेस्डेक पे आती हैं, और अदर देन आईटी सेक्टर की सभी कंपनियां जो है वो डाउ जोन्स पे आती हैं। क्लियर हो गई बात? तो अब हुआ क्या कि यहां से जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड या वेंचर कैपिटलिस्ट है वो पैसा उठाते थे। कहां से? बैंक ऑफ जापान के थ्रू। और ये पैसा उठाकर सिक्योर्ड मार्केट खासकर यूएस में लगाते थे। उसका काफी पैसा जापान में भी लगता था, जापान के स्टॉक्स में भी जाता था, यूएस में भी जाता था, यूएस के मेनली आईटी सेक्टर में जाता था, और इंडिया में भी काफी पोर्शन आता था। अब हुआ क्या, रिसेंटली 1-1.5 महीने में
अभी बैंक ऑफ जापान ने अभी रिसेंटली अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 0 से करके 0.25 कर दिया। पहला तो ये झटका लग गया। अच्छा, दूसरा झटका लगा कि जापानी येन जो है डॉलर के मुकाबले में जो पहले 165 हुआ करता था, 165 येन जो है वो $1 के बराबर थी, अब ये अप्रिशिएट होना शुरू हो गया है डॉलर के मुकाबले येन, और ये पहुंच गया 145 पर। 145 पर पहुंच गया। अब जरा म्यूचुअल फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उन्होंने 0% पे पैसा उठाया था, अब उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ा है, 0.25% वहां गया। फिर जब यूएस के स्टॉक्स बेचेंगे तो डॉलर्स में बेचेंगे, उसको जब येन्स में कन्वर्ट करके बैंक ऑफ जापान को वो पे करेंगे तो येन्स कम बनेंगे। क्यों? क्योंकि येन अप्रिशिएट हो चुका है। अब उन्हें तो दोनों तरफ से झटके लग रहे थे, जितने भी फंड्स थे। तो जैसे ही इन डबल झटकों से अब उन्होंने कहा निजात पाओ भाई, जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लग रहा है वो पे करो, कहीं येन और अप्रिशिएट होता रहा तो हमारे लॉसेस बढ़ते रहेंगे, तो इससे अच्छा है कि जितने भी यूएस के स्टॉक खरीद रखे हैं सब बेचो। तो यूएस के जितने आईटी सेक्टर के स्टॉक है इन्होंने बेचना शुरू कर दिया बड़े बड़े फंड्स ने, तभी यूएस के नेस्डेक में फ्री फॉल आया। दूसरा रीजन एक छोटा सा ये है कि एआई को जितना समझा जा रहा था कि एक बड़ा महान चीज आ गई, बड़ी महान चीज आ गई, और एआई बेस्ड जितने आईटी सेक्टर के स्टॉक हैं वो सब बढ़ना शुरू हो गए थे, वो ऐसी कोई महान चीज अभी तक मतलब निकल के नहीं आई जो कि मेटीरियलाइज हो सके। तो इसका रीजन भी रहा कि भाई जब सेंटीमेंट नेगेटिव होते हैं तब धड़ाधड़ नेगेटिव हुए, मार्केट लगातार यूएस की गिरी और जापान की तो इन सारे कारणों से गिरी कि जापान के धड़ाधड़, ये आप देख रहे हैं निकेई लगातार गिरी जा रहा है, गिरी जा रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इसका इंपैक्ट आया। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी जितने जो एफआईआई थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था जापान से पैसा उठा उठाकर, उन्होंने सेलिंग करनी शुरू की। बट भारत में अच्छी बात यह है कि यहां बैठे हैं डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो पहले ही प्रॉफिट बुकिंग करके बैठे हुए थे। जैसे ही इन्होंने मार्केट फॉल करते हुए फ्री फॉल देखा, बड़े लेवल पे फॉल हो रहा है, वो मार्केट में घुसना शुरू हो गए। अभी अगले 1 या 2 दिन तक आप देखेंगे मार्केट में फियर रहेगा, मगर डीआईआई इतने स्ट्रांग हैं कि हमारी मार्केट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। चाहे डपली बजाते रहे जितने भी आके बाकी न्यूज चैनलों पे कि गिर जाएगी, बेच दो। भाई देखो, एज एन इन्वेस्टर, मैं ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस चैनल नहीं है, बट मैं केवल आपको ज्ञान देने के लिए यहां पर आया हूं, और उसी ज्ञान के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि एज एन इन्वेस्टर हमेशा शांत रहकर इस फ्री फॉल को देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, और बस फिर वापस आने का वेट करना चाहिए। आपकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, वो वापस आने वाली है, जल्दी आएगी वापस। डीआईआई खूब पैसा लेके बैठे हुए हैं इस टाइम, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। वो एंट्री का जरिया ढूंढ रहे थे, उन्हें एंट्री के लिए द्वार मिल गए हैं, और बहुत अच्छे द्वार मिले हैं उन्हें। तो इसलिए एंजॉय कीजिए इस फॉल को, और वापस आने वाले हो आप, 1 हफ्ते के अंदर वापस आ जाओगे, मेक श्योर। मतलब उस लेवल को टच ना करो, उस लेवल को टच करने में शायद महीना लग सकता है, मगर वापस आ जाएगा, डोंट वरी। तो ये था येन क्राइसिस जिसकी वजह से आज मार्केट गिरी है। अब वापस आते हैं कॉर्पोरेट न्यूज की तरफ। तो हमारी आज की कॉर्पोरेट न्यूज सबसे पहली है येस बैंक को लेकर। अब येस बैंक में क्या हुआ, देखो येस बैंक में क्या हुआ कि जब राणा कपूर जी ने जो कंपनी में कांड किए थे, उसके बाद जब येस बैंक फ्री फॉल हुआ तो वहां पर फर्दर इक्विटी इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एसबीआई के थ्रू। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने येस बैंक में एक अच्छी खासी स्टेक ली थी, नियर अबाउट 22-24% के करीब की स्टेक थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की येस बैंक में। अब वो स्टेक की एक कंडीशन थी कि मतलब हम 5 साल के लिए ये पैसा रखेंगे और उसके बाद फिर नए इन्वेस्टर्स को लाएंगे और एसबीआई अपनी स्टेक बेच देगा। अब इस चक्कर में अबू धाबी से कुछ इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हुए, उन्होंने कहा कि हम इंटरेस्टेड है और हम स्टेक लेना चाहते हैं। तो आरबीआई ने कहा अपना प्रपोजल सबमिट करो। अब आरबीआई ने प्रपोजल जब मंगाया तो उन्होंने कहा जी हमारी शर्त यह है कि हम मोर देन 50% स्टेक चाहेंगे ताकि हमारे पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने की पावर आ जाए। आरबीआई ने कहा देखो ये तो अलाउ नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, जिन गाइडलाइंस के मुताबिक आप कोई अगर इंटरनेशनल कोई खिलाड़ी अगर भारतीय बैंक को टेक ओवर करना चाहता है तो आरबीआई की गाइडलाइंस है कि हम आपको मतलब कंट्रोलिंग स्टेक तो नहीं लेने देंगे, 50% से ऊपर नहीं लेने देंगे। आप 26% स्टेक ले सकते हो, जहां पर एसआर आप रोक सकते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन को आप रोक सकते हो। अब ये जो अबू धाबी के इन्वेस्टर्स थे इन्होंने कहा भाई ऐसा तो चलेगा नहीं, ये तो नहीं, हमें तो पूरा कंट्रोलिंग स्टेक चाहिए। तो आरबीआई ने मना कर दिया है। काफी एडवांस लेवल पे डिस्कशन पहुंच चुकी थी, जहां पे इंटरेस्ट भी आ चुका था। 2 इन्वेस्टर से अबू धाबी यूएई शायद दोनों जगह से आए थे, बट दोनों को मना कर दिया गया। दोनों की एक ही कंडीशन थी कि कंट्रोलिंग स्टेक चाहिए, जो आरबीआई ने मना कर दिया है। तो मैं और आरबीआई ने कहा है कि आप दोबारा से सोच लीजिए और दोबारा से हमारे पास आ जाइए। मुझे नहीं लगता कि आरबीआई झुकने वाला है, मुझे नहीं लगता। बट अब इन दोनों को अगर येस बैंक को टेक ओवर करना है तो कहीं ना कहीं 26% पे एग्री करना पड़ेगा या बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा।
बट गोइंग फॉरवर्ड येस बैंक में अभी बहुत ही अच्छा खासा एक माहौल सा बन रहा था। जो येस बैंक में ये खबर पक्की लग रही थी कि हाँ जी स्टेक सेल होने वाली है एसबीआई की, तो इन्वेस्टर्स बड़े पॉजिटिव थे। तो वो सभी इन्वेस्टर्स, जरा ये खबर उनके लिए है, उनके लिए ज्ञान है, तो ध्यान रखिएगा कि अभी ये सारा सिचुएशन जो है होल्ड पे चली गई है। अगेन प्लीज मेक श्योर आप मेरी इन बातों के चक्कर में कहीं पर भी अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मत लेना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हमेशा किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के बेसिस पे लिया जाता है। एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। मैं केवल आपको यहां पर ज्ञान या फिर कॉर्पोरेट न्यूज से अपडेट करने आता हूं कि ये कॉर्पोरेट न्यूज चल रही हैं, ये नॉलेज अपडेट है जो कि आपको होने चाहिए। मेरा पर्पस बस यही है, मैं कोई आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस करने बिल्कुल नहीं आया, और मेरी इन्वेस्टमेंट एडवाइस पे आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे ही नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कॉर्पोरेट न्यूज क्या है? अगली हमारे पास कॉर्पोरेट न्यूज है गो फर्स्ट को लेकर। गो फर्स्ट, अब हुआ क्या कि यूएस के एक इंजन सप्लायर हैं प्रैट एंड विटनी। सारी कहानी यहां से शुरू हुई थी कि इन्होंने इंजन सप्लाई किए थे गो फर्स्ट को, उन इंजन्स में प्रॉब्लम आई। गो फर्स्ट ने कहा कि इंजन की प्रॉब्लम्स को ठीक करो, उन्होंने टाइम से इंजन की प्रॉब्लम ठीक नहीं की। कंपनी के 50% से ज्यादा फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट जो है वो लैंडेड हो गए, मतलब जमीन पे खड़े हो गए, उड़ने के काबिल नहीं थे, इंजन में प्रॉब्लम थी। अब कंपनी अपने सप्लायर्स को, लेसर को, जो बोइंग और एयरबस है, उनको पैसा चुका नहीं पा रही थी। तो इस कारण से कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंसी में चली गई। अब जब कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई तो फिर मैंने कई बार बताया है कि इंसॉल्वेंसी भारत में होती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर, आईबीसी के अंदर इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स भारत में होती है। अब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के अंदर जब कंपनी गई तो फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर एक बनाई जाती है, जहां पर कंपनी के जितने लोन देने वाले क्रेडिटर, मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, उनका एक ग्रुप बनता है कॉल्ड एज कमिटी ऑफ क्रेडिटर। वो ग्रुप जो है एक अपॉइंट करते हैं प्रोफेशनल को, जिसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। उस प्रोफेशनल के थ्रू कंपनी को मैनेज करवाते हैं, और 180 दिन, 6 महीने का लगभग समय होता है, जहां पर कंपनी को टेक ओवर करवाने की कोशिश की जाती है, रिवाइवल करने की कोशिश की जाती है। परंतु उसी पीरियड में अगर क्रेडिटर को लगता है कि भाई इसका रिवाइवल नहीं हो सकता, तो फिर वो लिक्विडेशन में ले जाने का डिसीजन ले सकते हैं। यही हुआ गो फर्स्ट एयरलाइंस के केस में। हमारी एक और एयरलाइंस डूब गई इस चक्कर में। क्रेडिटर ने कहा भाई साहब जो प्रपोजल आ रहे हैं हमारे पास कि हम इस कंपनी को, गो फर्स्ट को टेक ओवर करना चाहते हैं, वो इतनी कम कीमत बता रहे हैं कि उसका कोई फायदा नहीं अगर हम इसकी एसेट्स को ही बेचना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल इसकी एसेट्स में एक तो क्लेम बनता है पीएनडब्ल्यू से, $1 बिलियन का उन्होंने कहा क्लेम बनता है उससे पीएनडब्ल्यू से, वो मांगेंगे हम आर्बिट्रेशन के अंदर जाकर। दूसरी बात है, इसके पास, कंपनी के पास लैंड बैंक है 94 एकड़ का, कहां पर? थाने, मुंबई के पास में। बिग बिग लैंड बैंक है, कह सकता हूं, 94 एकड़ का, वो भी थाने जैसी जगह पर। तो वो कहते हैं वहां से क्रेडिटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 2000 करोड़ हमें वहां से आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम कंपनी को लिक्विडेशन में ले जाएं तो हमें ज्यादा वैल्यू मिलेगी एज कंपेयर टू जो जितने बिडर जितनी कीमत लगा रहे हैं उससे कंपैरेटिव। तो इससे अच्छा रहेगा कि कंपनी को लिक्विडेशन में भेज दिया जाए। तो अब क्रेडिटर ने एनसीएलटी के अंदर एप्लीकेशन फाइल की है कि सर अच्छा होगा कंपनी को लिक्विडेट करो। तो अब गो फर्स्ट एयरलाइंस इतिहास बनने वाली है आने वाले कुछ समय के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज की, जैसे मैं कहता हूं आपको, जियो पॉलिटिकल न्यूज, हालांकि मैं बीच में डिस्कस कर चुका हूं जियो पॉलिटिकल न्यूज के बारे में भी। वो जियो पॉलिटिकल न्यूज आज एक ही है। बांग्लादेश का सीन भी आपने देख लिया, ईरान और इजराइल के बीच में जो होने वाला है युद्ध, बस एक ही प्रार्थना है ईश्वर से कि मानवता की रक्षा करे और सद्बुद्धि दे इंसानों को कि जिस तरीके से चल रहा है ये सिचुएशन, कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 में ट्रिगर्ड हो गई तो बहुत खतरनाक होगा संसार के लिए। तो इसलिए सद्बुद्धि दे इन देशों को जो आपस में लड़ रहे हैं। और इन्हीं कामनाओं के साथ आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ को ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगली कॉर्पोरेट न्यूज़ के साथ जल्दी 1-2 दिन के अंदर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।